नमस्कार, मैं अशोक बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज हम बीए फाइनल ईयर का एक लेसन पढ़ेंगे जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। मित्रों, ग्लोबल वार्मिंग आज जब भी आप समाचारों में देखते होंगे तो ये वर्तमान समय की एक वैश्विक पर्यावरणीय समस्या बनकर उभरी है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि सबसे पहले कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। इसे हिंदी में कहते हैं वैश्विक तापन। क्या कहेंगे? वैश्विक तापन या वैश्विक उष्णन। तो वैश्विक तापन क्या है? वैश्विक तापन है पृथ्वी का, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी के चारों ओर जो ये जैसे पृथ्वी है तो इसके चारों ओर जो वायुमंडल केंद्रित है, इस वायुमंडल का जो निचला भाग है, निचला भाग जिसमें मुख्यतः क्षोभ मंडल को हम शामिल करते हैं, इस क्षोभ मंडल के औसत तापमान में वृद्धि को ही क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे निचले भाग या क्षोभ मंडल के औसत वार्षिक तापमान में होने वाली वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। मित्रों, ग्लोबल इसलिए है क्योंकि यह केवल एक देश की समस्या न होकर संपूर्ण विश्व की समस्या है, इसलिए इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब हमें यह देखना है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, रीज़न। तो इसके कुछ नेचुरल कारण भी है और कुछ मैन मेड कारण भी है। नेचुरल कारण इतने ज़्यादा हानिकारक नहीं है जितना कि मानव निर्मित जो कारक है उन्होंने वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को बहुत अधिक जटिल बना दिया है, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में होने वाली अत्यधिक वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या वर्तमान समय में बहुत ही विकट और जटिल समस्या बनती जा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग मैन मेड और नेचुरल दोनों कारणों से होता है, और उसमें भी मुख्य रूप से यह समस्या कब बना? जब मानव निर्मित कारणों से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। इसलिए इन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि होने से वायुमंडल में तापमान और ज़्यादा बढ़ गया और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या विकट होती गई। तो जब अब इसमें आप नाम सुन रहे हो कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, तो पहले हम देख लेते हैं ग्रीन हाउस गैस प्रभाव क्या है। मित्रों, ये है पृथ्वी और ये है सूर्य। सूर्य के सतह का टेम्परेचर बहुत अधिक है, इसलिए सूर्य से पृथ्वी की धरातल पर फोटोन के रूप में ऊर्जा निष्कासित होती है, और जो सूर्य से पृथ्वी की धरातल पर जो विकिरण आती है उनको हम इंसोलेशन वो कहते हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन से बना हुआ है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन मतलब इंसोलेशन, जिसे सूर्यतप कहते हैं हिंदी में, सूर्यतप। ये सूर्यतप है। जिस भी बॉडी का तापमान अधिक होगा वो हमेशा कम वेवलेंथ की किरणों का उत्सर्जन करेगा। तो सूर्य का टेम्परेचर बहुत अधिक है, इसलिए सूर्य से जो विकिरणें आ रही है वो शॉर्ट वेवलेंथ की है। शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन, SWR कह सकते हैं। शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन के रूप में सूर्य से आने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर जो फोटोन के रूप में आती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है? शॉर्ट होती है। अब जो
सूर्य से पृथ्वी के धरातल पर जो आपतित जो ऊर्जा है उसका कुछ भाग, लगभग 30% भाग तो वायुमंडल से या बादलों से या पृथ्वी की सतह से टकराकर पुनः वायुमंडल में चला जाता है, और 70% भाग का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण होता है, और ये अवशोषण ही मानव को या इस पृथ्वी को मानव के रहने योग्य बनाता है। मानव के रहने योग्य बनाता है। अब वायुमंडल में कुछ गैसें हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज जैसे CO2, जल वाष्प, मीथेन, मीथेन के अलावा काला कार्बन, भूरा कार्बन, फ्लोरीनेटेड गैसेज है जैसे HFC, CFC वगैरह, ये सब गैसेज ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती है। तो जो वायुमंडल में नेचुरल रूप से जो ग्रीन हाउस गैसेज उपस्थित है, प्राकृतिक रूप से जो ग्रीन हाउस गैसेज उपस्थित है, ये हमारे लिए या पृथ्वी के लिए लाभदायक है, क्योंकि ये क्या करती है, सूर्य से जो ऊष्मा या विकिरण जो आ रही है उसको तो पेनेट्रेट होने देती है, मतलब इसमें से पेनेट्रेट होकर ये धरातल पर आ जाती है, लेकिन यहाँ से जो परावर्तित किरणें हैं उनके कुछ भाग को ये रोक लेती है, जितना कि पृथ्वी पर जीवन संभव होने के लिए आवश्यक हो, उतनी विकिरण को ये क्या कर लेगी, पुनः धरती पर परावर्तित कर देगी, जिससे हमारी पृथ्वी की सतह का तापमान बहुत अधिक नहीं गिर पाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप ये पृथ्वी मानव के रहने लायक हो सकती है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि यदि पृथ्वी की सतह पर ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं पाई जाती है तो क्या होगा। मित्रों, वर्तमान में पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि हम समुद्र और स्थल भाग सभी को ले लें तो पृथ्वी का औसत तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इन ग्रीन हाउस गैसेज को इस पृथ्वी से हटा दिया जाए तो पृथ्वी का औसत तापमान -19 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है, जो कोई फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे है, जहां पर मानव का जीवन अस्तित्व नहीं है। तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि पृथ्वी के वायुमंडल से सभी प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेज को हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। अब यहाँ बार बार शब्द आ रहा है ग्रीन हाउस। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस क्या है। मित्रों, जो टेम्परेट या जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और जो शीत कोल्ड एरियाज है, जहाँ पर हमेशा ग्लेशियर या बर्फ जमी रहती है, कम टेम्परेचर वाले जो भाग है पूरी दुनिया में, वहाँ पर बर्फ जमी रहेगी। तो वहाँ पर जहाँ बर्फ जमी रहेगी वहाँ पर पेड़ पौधों का उत्पादन नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर एक कांच का इस प्रकार से एक घर बनाते हैं। ये किसका बना होता है, ग्लास का, कांच का घर बना होता है। अब इसकी विशेषता क्या है कि इसके अंदर पेड़ पौधे उगाते हैं। ये क्या करेगा, सूर्य से जो किरणें आ रही है उनको तो अंदर आने देगा, लेकिन ये उन किरणों को पुनः बाहर नहीं जाने देगा। तब क्या होगा, ठंडे प्रदेशों में बाहर का टेम्परेचर माना कि -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये तो है इस ग्रीन हाउस के बाहर का टेम्परेचर। लेकिन ग्रीन हाउस की विशेषता है कि ये सूर्य से आने वाली किरणों को आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता, इसलिए इस भाग का टेम्परेचर वो बढ़कर -5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर माना कि 5, 7 या 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो बाहर की तुलना में ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पेड़ पौधे हैं, ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया आराम से कर पाएंगे, जिसके कारण इन पौधों का जो ग्रोथ या डेवलपमेंट है वो हो जाएगा। तो ये है ग्रीन हाउस। अब हमें देखना है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है कि ये तो मानव ने बनाया, कहाँ पर, ठंडे प्रदेशों में। लेकिन अब क्या हुआ, मैंने कहा था कि ग्रीन हाउस प्रभाव 2 कारणों से होता है, नेचुरली
और दूसरा मैन मेड। जब तक ये नेचुरली था तब तक पृथ्वी की सतह का औसत तापमान अधिक नहीं बढ़ा, जितना आवश्यक था उतना ही तापमान था, इसलिए ये हानिकारक नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मानव ने तकनीक का विकास किया, जैसे जैसे सभ्यता और एडवांस होती गई, वैसे वैसे औद्योगिकरण का विस्तार होने के कारण मानव निर्मित कारणों से ग्रीन हाउस गैसों, जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जैसे जो मैंने पहले बात की CO2 है, मीथेन है, फ्लोरिनेटेड गैसेज है, काला कार्बन है, भूरा कार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इनकी मात्रा क्या हो गई, अत्यधिक मात्रा में बढ़ गई। तो अब इनकी मात्रा बढ़ने से क्या हुआ, जैसे ये पृथ्वी के वायुमंडल में इनकी मात्रा है वो बहुत अधिक बढ़ गई। तो ये क्या करते हैं, ये भी सूर्य से आने वाली किरणों को आने तो देते हैं, लेकिन इसी ग्रीन हाउस जो घर है ये हरित गृह वाला, इसी की तरह ये काम करते हैं और इन किरणों को पुनः जाने नहीं देते और अवरोधक के रूप में ये कंबल की भांति काम करने लग जाते हैं, जो कि सूर्य से आने वाली किरणों को आने तो देते हैं लेकिन जाने नहीं देते। इस कारण इन क्षेत्रों के अंदर पृथ्वी की सतह के आसपास टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी को ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं। मतलब ग्रीन हाउस क्या होता है, ये जो ठंडे प्रदेशों में जहाँ पर सूर्य की किरणें आती तो है लेकिन जाती नहीं, जिससे ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने के कारण फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी और जहाँ पर ठंडे प्रदेशों में, शीत प्रदेशों में पेड़ पौधों की उत्पत्ति या विकास हो सकता है। लेकिन ये तो ठंडे प्रदेशों में मानव ने बनाया अनुकूलन के हिसाब से, लेकिन इस प्रकार की क्रिया मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण संपूर्ण पृथ्वी पर फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य से जो इंसोलेशन या आपतित सूर्य तप आता है वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश तो करता है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेज की अधिकता के कारण ये जो गैसेज है वो इनको आने देती है लेकिन जाने नहीं देती। इस कारण ये गैसें क्या करती है, परावर्तित जो किरण है उनको वापस पृथ्वी की धरातल की तरफ पुनः परावर्तित कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो बहुत अधिक बदतर हो रही है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ये समझ लिया हमने, ग्लोबल वार्मिंग क्या है ये समझ लिया। ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है, CO2, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैसेज, काला कार्बन और भूरा कार्बन और जल वाष्प, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज है। अब हमें ये देखना है कि इस ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव है, इफेक्ट क्या है इसका। सबसे पहला इफेक्ट ये है कि यह सी लेवल को, समुद्र के स्तर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो दुनिया में जो बर्फ पड़ी है वो बर्फ पिघलेगी और पिघल कर नदियों के रूप में बहकर समुद्रों में जाएगी, तो समुद्रों का टेम्परेचर, समुद्रों का जो स्तर है वो क्या हो जाएगा, समुद्र स्तर बढ़ेगा और समुद्र स्तर बढ़ने के परिणाम स्वरूप जो छोटे छोटे द्वीप है उन द्वीपों के डूबने का खतरा पैदा हो सकता है और जिसके परिणाम स्वरूप इन द्वीपों पर रहने वाली पॉपुलेशन है वो संकट में आ सकती है। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ने लग गए, जैसे हम बात करते हैं फ्लड की या ड्रॉट की, सूखा की या फ्लड की, बाढ़ की या हरिकन जो चक्रवात है इनकी आवृत्ति बढ़ रही है। साथ ही जो फॉरेस्ट फायर है इनकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ रही है। तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, जो चरम मौसमी घटनाएं हैं, इन चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण और अधिक तीव्र हो रही है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के कारण हैबिटेट लॉस हो रहा है। हैबिटेट लॉस मतलब आवास नष्ट हो रहे हैं, किनके, जीव जंतुओं के आवास नष्ट होने के कारण इनकी बायोडाइवर्सिटी है वो खतरे में है, बायोडाइवर्सिटी है वो खतरे में है।
अगला प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के कारण आइस कैप और ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। इसके अलावा वैश्विक तापन के कारण विभिन्न मौसमी बीमारियां हैं, मौसमी बीमारियां जैसे मलेरिया, इनकी संख्या है वो बहुत अधिक बढ़ रही है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के कारण मानव के काम करने की परिस्थितियां अधिक जटिल हो रही है और साथ ही जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ पर आलस्य अधिक होगा और आलस्य अधिक होगा तो वर्क परफॉर्मेंस है वो कम होगी और वर्क परफॉर्मेंस कम होने के कारण किसी देश की जीडीपी है उसके कम होने का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने के कारण वनों में आग लगने की घटना जो पहले हम और बात कर चुके हैं जैसे फॉरेस्ट फायर की, इस प्रकार जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर अभी सामने देखने में आया जहाँ पर विभिन्न प्रकार की जैव विविधता का नष्ट हुई या लॉस हुआ, तो ये सब नुकसान है इनके। इसके अलावा भू राजनीति है उसमें भी परिवर्तन आ सकता है, जैसे विकासशील देश का आपस में सहयोग बढ़ सकता है लेकिन विकसित और विकासशील देशों में आपस में संघर्ष बढ़ सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण सबसे अधिक प्रभाव इसका दुष्परिणाम है वो गरीब देशों में या जो अल्प विकसित और विकासशील देश है उन पर पड़ता है और वापस उनको मिटिगेट करने के लिए उन देशों के पास में इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो जो विकसित देशों के द्वारा उत्पन्न समस्या का दुष्परिणाम है उसको वापस मिटिगेट कर सके। इसलिए विकासशील देश है हमेशा, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ अभी 2015 के अंदर COP 21 में, उसमें ये बात उन्होंने रखी कि हमें जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए हमें इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली सहायता मिलनी चाहिए। तो विकासशील देश विकसित देशों पर इस प्रकार की मांग ज़्यादा थोप रहे हैं और जिसके परिणाम स्वरूप इन दोनों के मध्य जो राजनीतिक या कूटनीतिक रिश्ते हैं उनके और ख़राब होने की आशंका बढ़ सकती है। तो ये थे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट या दुष्परिणाम। धन्यवाद।